अखबार और चाय का कप थामे सुबह की गुनगुनी धूप का आनंद लेने सुमित बालकनी में आकर बैठा तो अचानक ही उसकी नज़र पड़ोस के घर में आई पड़ोसन पर पड़ गई। वह अपनी बालकनी में पौधों को पानी डाल रही थी। इसे आए हुए 1 महीना ही हुआ था, पर फिर भी न जाने कितनी बातें और अफवाहें सुन चुका था सुमित उसके बारे में। उम्र तकरीबन 40 के आसपास तो होगी ही उसकी। फिर भी अकेली थी वह। मांग में सिंदूर नहीं होने के कारण पहले सबने उसे विधवा समझा था। फिर गुप्त सूत्रों ने पता किया कि वह अविवाहित है। अकेली स्त्री, वह भी अविवाहित। बस उसी दिन से शुरू हो गया था उसके चरित्र आकलन का दौर, जो अच्छा कम और बुरा ज़्यादा था। अपने विचारों में खोया सुमित उसे ही देख रहा था, तभी वह उसकी ओर पलटी और उसे अपनी ओर लगभग घूरता पाकर अचकचा गई। सुमित ने भी अपनी नज़रें झुका लीं। क्या सोच रही होगी वह मेरे बारे में? 55 साल का बुढ़ा और ऐसी छिछोरी हरकत। कुछ पलों बाद सुमित ने चोर नज़रों से फिर उसकी ओर देखा। वह वापस अपने काम में व्यस्त हो गई थी। इस बार उसे देखने पर सुमित के दिमाग में कुछ खटका। उसे लगा कि इसे पहले कहीं देखा है मैंने, पर कहाँ। अपने मन के सारे कोने छानते हुए उसका मन शैला नाम पर अटक गया। शैला, हाँ वही है ये, यकीनन वही है ये। हर्षातिरेक में सुमित उसकी ओर चल पड़ा। उनकी बालकनी में लगभग 2 फुट का फासला था। सुमित ने वहीं से उसे पुकारा, सुनिए। उसने लगभग हिकारत भरे भाव से सुमित की ओर देखा, जिसकी परवाह न करते हुए सुमित ने पूछा, आप शैला सिंह हैं ना? मेरा मतलब, आप वही चित्रकार हैं ना जिसकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लखनऊ में लगी थी करीब 5 साल पहले? वह चकित भाव से हाँ कहकर चुप हो गई। दरअसल आपकी वह प्रदर्शनी देखी थी मैंने। बहुत पसंद आए थे आपके चित्र मुझे, और मैंने एक पेंटिंग विंग्स ऑफ लव खरीदी भी थी। क्या सचमुच वह पेंटिंग है आपके पास? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, क्यों? क्या यकीन नहीं है आपको कि मैं भी कला का शौकीन हो सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल इधर काफ़ी समय से रंग और ब्रश से नाता टूट सा गया है, इसलिए। कहते कहते रुक गई शैला। अचानक पसर आई संवादहीनता की स्थिति से उबरने के लिए सुमित ने यूं ही पूछा, देखना चाहेंगी आप अपनी कृति को? शैला के चेहरे पर संशय देख सुमित ने कहा, माफ़ करना, अपना परिचय तो दिया ही नहीं आपको। मैं सुमित कपूर हूँ। ऑफिस से रिटायरमेंट ले चुका हूँ और अब एक एनजीओ का काम देखता हूँ। मैं आपको आज शाम चाय पर सादर आमंत्रित करता हूँ। अगर आप आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। एक हाथ पीठ पर रखकर सुमित ने तनिक झुकते हुए कहा तो वह मुस्कुरा पड़ी। निसंदेह बहुत ही सुंदर चित्र बनाती हैं आप। सबसे खास है आपके रंगों का चुनाव, जो किसी भी पेंटिंग में जान डाल देता है। शैला को मुग्ध भाव से अपनी ही पेंटिंग देखते हुए सुमित ने कहा, पर अब तो कभी कभी यकीन नहीं होता कि यह सब मेरा ही किया हुआ है। शैला ने एक लंबी सांस लेकर कहा। शैला ने आगे कहा, यहाँ तक कि अब मेरे पास मेरी कोई पेंटिंग बची ही नहीं है। उस प्रदर्शनी में मैंने सारी पेंटिंग बेच दी थी। आज अपनी ही कृति को बरसों बाद देख रही हूँ। आपने मुझे इसे देखने दिया, आपका बहुत धन्यवाद कपूर साहब। अपनी पेंटिंग के साथ ही टंगी उनकी फैमिली फ़ोटो देखकर शैला ने पूछा, आपके परिवार वाले नहीं दिख रहे हैं? मेरी पत्नी को गुजरे तो 5 साल हो गए हैं। सुमित ने सिर झुकाकर कहा, ओह माफ़ कीजिएगा। और आपके बच्चे, वे कहाँ हैं? शैला ने पूछा। फ़ोटो पर एक अजीब सी निगाह डालते हुए सुमित ने कहा, वे तो बस अब इसी फ़ोटो में बचे हैं। शैला को अपनी ओर प्रश्नवाचक निगाह से देखता पाकर वह तनिक मुस्कुराया। विदेश में बस गए हैं दोनों बेटे। अपनी माँ के दाह संस्कार पर भी एक ही दिन की फुर्सत निकाल कर आ पाए थे बेचारे। अच्छा ही हुआ शैला जी, जो उनकी माँ ये सब देखने से पहले ही चली गईं, वरना सह नहीं पाती अपने लाडलों का ये तिरस्कार। आप अपने बेटों को माफ़ नहीं कर सकते क्या? शैला की बात सुन वितृष्णा से सुमित के चेहरे के भाव बिगड़ गए। क्यों कर दूं उन्हें माफ़? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि अंत समय में उनसे मिलने को भी तरस जाएं?
उनकी माँ उनका नाम लेते लेते मर गई, पर वे नहीं आए। मैं जिंदा हूँ या मर गया, इस बात से ज़्यादा चिंता उन्हें इस बात की है कि मेरे मरने पर इस संपत्ति के बंटवारे में किसको क्या मिलेगा और कैसे। और तुम कहती हो कि माफ़ कर दूँ उन्हें। रिश्ते बुरे नहीं होते कपूर साहब। हाँ, वे रिश्ते जिस इंसान के द्वारा निभाए जा रहे हैं वह ज़रूर इन रिश्तों को अच्छा या बुरा बना देते हैं। एक बार उन्हें माफ़ करके देखिए, आप भी अपनी इस तकलीफ़ से मुक्ति पा जाएंगे। अचानक ही शैला को अपनी ओर सहानुभूति से देखता पाकर सुमित मुस्कुराकर बोले, माफ़ कीजिएगा शैला जी, मैं भी कहाँ अपना दुखड़ा लेकर बैठ गया। बहुत दिन बाद कोई सुनने वाला मिला है ना, शायद इसलिए। और कुछ नहीं कहूँगा, वरना यह सोता भी भाग खड़ा होगा। इसी के साथ दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर एक दिन अचानक सुमित ने शैला के घर का दरवाज़ा खटखटाया। कपूर साहब, आप आइए ना, शैला ने कहा। सुमित के आगे जी लगा लेना, पर कृपया कर इस कपूर साहब का पीछा छोड़ दो, सुमित ने अंदर आते हुए कहा। तो शैला खिलखिला के हंस पड़ी। दरअसल शैला, शहर में एक पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है। मैं उसका फॉर्म लाया हूँ आपके लिए, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि यह कंपटीशन आप ही जीतेंगी। नहीं सुमित जी, मैं ये फॉर्म नहीं भरूंगी, मैं ठहरे हुए स्वर में बोली। पर क्यों? सुमित चकित था। मैंने पेंटिंग करना छोड़ दिया है। शैला के स्वर की उदासी को भांपकर सुमित चुप रह गए। आपकी भावनाओं को दुखाना नहीं चाहती थी, पर अब मुझे रंगों, भावनाओं, इन सब से नफरत सी हो गई है। सालों बीत गए मुझे ब्रश को हाथ में पकड़े हुए। अब तो याद भी नहीं रहता कि मेरा कभी रंगों से भी नाता था कोई। एक कड़वी सी मुस्कान के साथ शैला ने कहा। शैला को पानी का गिलास थमाते हुए सुमित ने कहा, पता है शैला, मुझे पेंटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी कभी, पर जब मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखी तो लगा कि वह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, उसमें भावनाएं जिंदा थीं, उसमें प्यार बिखरा था, उसमें ज़िंदगी मुस्करा रही थी। फिर उस पेंटिंग को साकार रूप देने वाली ज़िंदगी से यूँ विमुख क्यों हो गई? बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं शैला? शैला की झुकी नज़रें देख हिचकते हुए सुमित ने पूछा। प्रश्न सुनकर व्यंग से होंठ टेढ़े हो गए शैला के। यही पूछना चाहते हैं ना कि आप अब तक मैं अविवाहित और अकेली क्यों हूँ? हाँ, पर अगर ना बताना चाहो तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कहकर कुछ पल रुकी वह, फिर बोली। अपने माँ बाप की दूसरी बेटी हूँ मैं। हमारे गृह नगर में अच्छी खासी संपत्ति भी है हमारी। दीदी की शादी के बाद जीजा जी हमारे ही घर में रह गए, क्योंकि मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं था उस संपत्ति को संभालने के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक एक दिन मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द उठा। मुझे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पता चला कि मेरे गर्भाशय में इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण ऑपरेशन करके मेरा गर्भाशय निकाल दिया गया। मैं तो ठीक हो गई, पर मेरा भाग्य बिगड़ गया। अब मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। मेरी उस कमजोरी ने अचानक ही मेरा जीवन फालतू कर दिया था। जिससे मैं प्यार करती थी, उसे जब मेरी इस कमजोरी के बारे में पता चला तो वह भी मेरा दामन इस तरह छोड़कर भागा जैसे कभी जानता ही ना रहा हो मुझे। अपने आंसुओं को जब्त करने के लिए शैला कुछ पल को रुकी। मैं इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी मेरे जीजा जी ने मेरे सामने खुद से शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसे सुनकर मैं उतनी हतप्रत नहीं हुई थी जितना ये जानकर कि इस सब में मेरे माता पिता और दीदी की रजामंदी भी शामिल है। क्योंकि अगर मैं किसी और से शादी करती तो मेरी कमजोरी के एवज में उन्हें अपनी संपत्ति का बंटवारा करना पड़ता, जो मेरे घर वाले नहीं चाहते थे। उस पर लगा कि सब कुछ व्यर्थ है। रिश्ते नाते, भाई बहन, माँ बाप सब एक सीमा तक ही साथ निभाते हैं, उसके बाद नहीं। उस मोड़ पर बिल्कुल तना हो गई थी मैं, एकदम लावारिस। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर लगा कि जब सबके रहते अकेला ही मेरा नसीब है तो अकेली ही क्यों ना रहूं। बस उसी पल अपना घर छोड़ दिया मैंने, चली आई सबसे दूर। वो तो ये नौकरी थी, इसलिए एक सम्मानजनक जीवन जी पा रही हूँ, वरना तो आत्महत्या ही एकमात्र सहारा बचा था मेरे पास। बस यही है मेरी कहानी सुमित जी। नम आँखों,
मुस्कुराने की कोशिश करते हुए सैला ने कहा, ठीक ही कहा था तुमने सैला कि रिश्ते बुरे नहीं होते। हाँ, वे जिस इंसान के द्वारा निभाए जा रहे हैं वह ज़रूर इन रिश्तों को अच्छा या बुरा बना देते हैं। कहते हुए सुमित ने हौले से सैला का हाथ थाम लिया। उस दिन तुम मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं अपने बेटों को माफ़ नहीं कर सकता। आज मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ सैला, क्या तुम माफ़ कर सकी अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता और अपनी ही सगी बहन को? सुमित ने सैला की आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ सुमित जी, मैं माफ़ कर चुकी हूँ उन्हें। इसलिए नहीं कि वो मेरे अपने हैं, बल्कि इसलिए ताकि मैं सुकून से जी सकूँ। दूसरों को कोसते हुए हम खुद भी तो जलते रहते हैं उसी आग में। मैं भी तड़पती थी अपनी ही तरह, पर फिर एक दिन उन्हें माफ़ कर दिया मैंने, अपने मन से मुक्त कर दिया उन्हें, और उस दिन से मेरा मन बहुत शांत है। इसलिए कहा था कि आप भी एक बार अपने बेटों को माफ़ करके देखिए, आप भी अपनी इस घुटन से मुक्ति पा जाएंगे। आत्मविश्वास से परिपूर्ण सैला ने अपना सांत्वना भरा हाथ सुमित के हाथ पर रख दिया। सैला को लगा था कि अब सुमित कभी पेंटिंग की बात उससे नहीं करेंगे, पर अगले ही रविवार को ढेर सा सामान लेकर सुमित को अपने घर आया देख सैला ने पूछा, अब ये क्या है सुमित जी? सैला, आज से ठीक 10 दिन बाद यानी 10 अगस्त को मेरा जन्मदिन है और उस दिन मुझे तुमसे एक उपहार चाहिए। बोलो, दोगी? हाँ सुमित जी, अगर मेरे बस में हुआ तो ज़रूर दूंगी। बताइए क्या चाहिए आपको? सैला ने उत्साहित होकर कहा। तो सैला, मुझे एक अच्छी सी पेंटिंग बनाकर तोहफे में दे दो। जी, वह अचकचा गई। पर मैंने तो पेंटिंग करना कब का छोड़ दिया है, बताया तो था आपको, और अब तो कुछ सामान भी नहीं है मेरे पास, उसने तर्क दिया। मैं जानता था कि तुम यही बहाना बनाओगी, इसलिए मैं पेंटिंग का सारा सामान लेकर आया हूँ। कहते हुए उन्होंने ढेर से रंग, कागज़, ब्रश सैला के सामने बिखेर दिए। सैला समझ गई कि यह सारा कुछ उसे एक बार फिर से पेंटिंग से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। सुमित की इस प्यारी सी कोशिश पर वह मुस्कुरा उठी। अब बस तुम जल्दी से पेंटिंग बनाने में जुट जाओ, इतना कह वह जाने लगे। मुझसे सच में ये नहीं होगा सुमित जी। उस दिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुमने अपने परिवार वालों को माफ़ कर दिया है और अब तुम्हारा मन उनसे मुक्त है, शांत है, तो मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया था। पर अब लगता है कि वह सिर्फ कहने की बातें थी सैला। सैला को आहत नज़रों से अपनी ओर देखता पाकर सुमित ने कहा, हाँ, अगर तुम दिल से उन्हें माफ़ कर सकी होती तो अब तक तुम रंगों को भी अपना चुकी होती। ये कैसी सज़ा है सैला, और किसे दे रही हो ये सज़ा? खुद को? सच कहो सैला, क्या तुम्हारा मन नहीं करता फिर से अपने जाने पहचाने रंगों से खेलने का, उन्हें भावना बनाकर कागज़ों में उकेरने का? सैला के हाथों में तूलिका थमाते हुए सुमित ने कहा, इसे एक बार रंग में डुबोकर देखो सैला, देखना ये रंग तुम्हें ऐसे अपना लेंगे जैसे कभी तुमसे दूर हुए ही नहीं थे। सैला की आंखों में आंसू भर आए। सैला, इंसान को वह काम हमेशा करते रहना चाहिए जो उसके दिल को, उसकी रूह को सुकून देता हो, और फिर भगवान हर किसी को तो यह हुनर नहीं देता ना कि वह अपनी भावनाओं को इतनी खूबसूरती से रंगों में उकेर सके। तुम्हें ईश्वर ने यह नेमत दी है तो इसे ऐसे मत ठुकराओ। इतना कहकर सुमित चले गए और सैला अपने जाने पहचाने रूठे रंगों को एक बार फिर मनाने को उठ खड़ी हुई। एक दूसरे के दर्द को जानने और बांटने के बाद दोनों एक दूसरे के कुछ और करीब आ गए थे। अब अक्सर ही उनकी शामें एक साथ कभी चाय पीते तो कभी पार्क में टहलते हुए बीतने लगीं। की कॉलोनी वालों को एक और मुद्दा मिल गया था, हंसते हुए चटाकेदार बातें करने का। फैलते फैलते ये बात उसी शहर में रहने वाले सुमित के रिश्तेदारों और उनके द्वारा विदेश में बसे उनके बेटों तक भी पहुंच गई थी। और फिर एक दिन सुबह सुबह उनका फ़ोन घनघना उठा। ट्रिन ट्रिन। फ़ोन उनके बड़े बेटे कुणाल का था। पापा, ये सब क्या सुन रहे हैं हम आपके बारे में? क्या सुन रहे हो? सुमित ने चौंक कर पूछा। अब इतना अनजान भी मत बनिए पापा, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई पापा? भगवान भजन करने की उम्र में इश्क फरमाते हुए कुणाल की बात समझते ही सुमित स्तब्ध रह गए थे।
आपको एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया कि इस सब में हम पर क्या गुजरेगी। अपनी ना सही, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था आपको। अब तो आपको पापा कहते भी शर्म आने लगी है हमें। कुणाल की बात सुनकर सुमित जोर से हंस पड़े। रिश्ते तो पहले ही खत्म हो चुके हैं कुणाल, अब बस नाम ही बचा है। तो एक काम करो, अपने नाम के आगे से मेरा नाम निकाल फेंको, और अगर कोई तुमसे तुम्हारे पिता के बारे में पूछे तो कहना कि मेरे पिता हैं ही नहीं, मैं आसमान से टपका था। इतना कहकर उन्होंने ज़ोर से फ़ोन पटक दिया। कुणाल की बात सुनकर वह सिर से पैर तक सुलग उठे थे। क्या अब उन्हें इतना भी अधिकार नहीं कि वह अपनी मर्जी से किसी से 2 पल बात करके अपना सुख दुख बांट लें? क्या 2 इंसान बिना किसी रिश्ते में बंधे एक दूसरे के साथ हंस बोल भी नहीं सकते? उन्होंने तो शैला के साथ अपने रिश्ते को कभी इस तरह नहीं देखा था। फिर अचानक उन्हें लगा कि अगर शैला के साथ कोई रिश्ता भी बन जाए तो क्या हर्ज है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सुमित जी, ये रहा आपका उपहार। साथ लाई पेंटिंग सुमित को देकर शैला ने कहा। सुमित मुग्ध भाव से पेंटिंग को देखने लगा। अधेड़ उम्र के स्त्री और पुरुष एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए समुंदर किनारे खड़े होकर सूर्यास्त देख रहे थे। लहरें उनके पैरों को भिगो रही थीं। ढलते हुए सूरज का सौंदर्य बहुत ही सुंदर और सजीव उकेरा था शैला ने पेंटिंग में। सच बहुत ही सुंदर पेंटिंग है ये। एक जिंदा रिश्ता जो उम्र की ढलान पर भी एक दूसरे का हाथ थामे जीवन के कठिन पलों को मुस्कुराकर जी रहे हैं। ये सही मायनों में एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। फिर चाहे हम इन्हें पति पत्नी कहें या दोस्त, क्या फ़र्क पड़ता है। सच शैला, ये मेरे जीवन का सबसे अमूल्य उपहार है। थैंक यू सो मच। अपने बच्चों की फ़ोटो हटाकर उस पेंटिंग को टांगते हुए सुमित ने कहा, आपने मेरे रंगों से वापस जोड़कर मुझे जो उपहार दिया है सुमित जी, उसके सामने मेरा ये उपहार तो कुछ भी नहीं है। रंगों के बिना एक अधूरापन था जीवन में, पर उन्हें वापस पाकर लगा जैसे मुझे मेरी आत्मा फिर वापस मिल गई है। तो थैंक्स टू यू सुमित जी, शैला ने कृतज्ञता से कहा। अच्छा शैला, क्या कभी तुम्हारा मन नहीं तरसता इन रंगों के अलावा किसी और के साथ के लिए? सुमित ने शैला का मन टटोलते हुए पूछा। शादी क्यों नहीं कर लेती तुम? शादी? वह भी इस उम्र में? जोर से हंस पड़ी वह। क्यों? क्या उम्र बढ़ने से क्या हमारी भावनाएं कम हो जाती हैं? दर्द कम महसूस होने लगता है? सच पूछो तो इसी उम्र में हमें एक साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उम्र का संबंध शरीर से होता है, दिल और उसकी भावनाओं से नहीं। पर क्या ज़रूरी है कि पति ही वह सच्चा साथी हो? एक दोस्त भी तो अपनेपन का हाथ थमा सकता है, जैसे आप हैं मेरे लिए। आपसे बात करके अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि कोई तो है मुझे समझने वाला, शैला ने बेख्याली में कहा। पति दोस्त हो ज़रूरी नहीं, पर अगर दोस्त ही पति हो जाए तो? सुमित ने झिझकते हुए कहा। मतलब? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे? शैला चौंक पड़ी। शादी? आपसे? वह भी इस उम्र में शादी? नहीं, ये सही नहीं है। उम्र ढल गई तो क्या हमें अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने का, थोड़ी सी खुशी पाने का हक भी नहीं रहा? ज़िंदगी के बचे हुए दिन हम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है शैला? शैला को कंधे से पकड़ते हुए सुमित ने कहा। पर लोग क्या कहेंगे? आपके बच्चे क्या कहेंगे? शैला परेशान हो उठी। बच्चे? उन्हें जो कहना था वो कह चुके, और मुझे उन्हें जो जवाब देना था मैं दे चुका हूँ। रही बात लोगों की, तो वो कुछ कहेंगे क्यों? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। शादी करेंगे बाकायदा रीति रिवाजों के साथ। मेरी शारीरिक अपूर्णता के बारे में सब कुछ जानते हुए भी आप क्यों मुझे अपनाना चाहते हैं? शैला ने सुमित की आंखों में आंखें डालकर पूछा, मानो वह अपने मन के हर संशय को मिटा लेना चाहती हो। इस संसार में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है शैला। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती ही है, पर क्या एक कमी के कारण उसकी बाकी सारी खूबियों को भुला देना चाहिए? सुमित ने कोमलता से उसका हाथ थामते हुए कहा।
और फिर उम्र के इस मोड़ पर शरीर तो कहीं बहुत पीछे छूट जाता है, रह जाता है तो बस मन से मन का आसरा, सुबह की चाय के लिए एक साथी और शाम का ढलना मीठी सी नोक झोंक के साथ। मैं इन्हें जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। बोलो सैला, क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओगी? नज़रें झुकाकर सैला ने स्वीकृति स्वरूप अपना दूसरा हाथ भी सुमित के हाथ में रखा तो सैला की बात समझकर सुमित ने मुस्कुराते हुए हौले से उसके माथे पर अपना प्रेम चिन्ह अंकित कर दिया।